नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग 7 बजे के लेक्चर में जो लोग हम लोगों ने आरोग्यवर्धिनी पे जो सीरीज शुरू किया है उसका तीसरा भाग मैं अभी आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। और आरोग्यवर्धिनी वटी जो है ये इतना बढ़िया दवाई है, इतना बढ़िया दवाई है और हर धातु पे इसका कार्य दिखता है और इसका नाम ही है आरोग्यवर्धिनी वटी। इसी पर हम लोग आज अभी चर्चा करने वाले हैं। मेरा लेक्चर होने के बाद आप लोग भी अपना अपना अनुभव जो है वो जरूर शेयर करिएगा। मैं सभी को यहाँ पे आह्वान करता हूँ कि मेरा लेक्चर होने के बाद आप लोग भी अपना अपना अनुभव जरूर शेयर करिएगा जो आप लोगों को आरोग्यवर्धिनी वटी से मिला है। आरोग्यवर्धिनी वटी का अगर हम लोग देखते हैं तो धातुओं पे इसका क्या कार्य होता है ये हमें देखना है। तो जब आयुर्वेद ने धातु स्नेह परंपरा ऐसा बहुत महत्वपूर्ण चीज बताया है, परस्परो परस्परोपस्तंभा धातु स्नेह परंपरा ऐसा बताया गया है। परस्पर संश्लेष से धातुओं में स्नेहोत्कर्ष होता है, ऐसे उपरोक्त श्लोक का अर्थ है। विशेष क्रम से वर्णन के लिए धातु उपधातु और मलों की श्रृंखला यह आयुर्वेद शास्त्र की विशेषता है। यह सर्वपचनादि व्यापार और धातुओं का निर्माण जहां होता है उस तत्व धातु स्त्रोतस कहा जाता है। मतलब जहां जहां जो जो धातु जहां पे बनते हैं या फिर उनका वहन होता है वो उस लोग उसका नाम हम स्त्रोतस के नाम से जानते हैं। जैसे रस वह स्त्रोतस, वहां पे रस धातु का पूरा परिभ्रमण होता है, पूरा सर्कुलेशन होता है। उसी तरह से रक्त वह स्त्रोतस, उसका मूल स्थान क्या है, यकृत और प्लीहा, वहां पे मूल स्थान में उत्पन्न होकर वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ऐसे हम लोग ऐसे बोलते हैं, तो इसको धातु व्यूह ऐसा एक नाम दिया गया है। तो वात दोष का कर्म जब बताया है तो वात कला कली अध्याय में आचार्यों ने वात दोष के बारे में बताया कि सर्व शरीर धातु व्यूह करा, सभी धातुओं का व्यू करता है, मतलब अलग अलग स्त्रोतस को डिवाइड करता है, डिवीजन करता है।
अब हम आरोग्यवर्धिनी वटी और एक एक धातु पे क्या क्या कार्य होता है इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले रस धातु, क्योंकि हमारा आहार रस जब भी बनता है अन्न का सेवन करने के बाद, तो आहार रस से पहला स्थायी धातु बनता है, वो है रस धातु बनता है। तो रस धातु के बारे में और आरोग्यवर्धनी का क्या कोरिलेशन है और किस तरह से काम करता है रस धातुगत व्याधियों में, वो हम लोग देख रहे हैं। तो आहार रस से रस धातु की उत्पत्ति होने के समय मल रूप कफ की निर्मित होती है। मतलब रस का मल क्या है, तो कफ है और रज है और स्तन्य है। स्तन्य आप लोगों को मालूम है स्तन्य क्या होता है, और रज मालूम है जो आर्तव रहता है वो रहता है। और रसव स्त्रोतस की दुष्टि के हेतुओं में वर्णन करते हुए कहा गया है कि गुरु शीतम अति मात्रम, बहुत ज्यादा गुरु पदार्थ का सेवन करना, मतलब हैवी हैवी टू डाइजेस्ट। उसी तरह से ठंडी चीजें, फ्रिज के पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स पीना और बहुत ज्यादा चिल्ड वाटर पीना, और अति मात्रा में स्निग्ध भोजन करना, मतलब पूरी वगैरह है जो डीप फ्राइड तेल में बनाया हुआ है, ये सब हेतु रहते हैं। तथा मानस हेतु, जैसे कि चिंत्या तति चिंतनात्, चिंता से और ज्यादा चिंता करने से रसव स्त्रोतस की दृष्टि बताया। तो मतलब मानस हेतु भी रसव स्त्रोतस की दृष्टि का हेतु बताया है। इसी तरह से इसी चिंता से अपतर्पण करने वाले हेतुओं को छोड़कर अन्य सभी हेतुओं के उत्पन्न रोगों में आरोग्यवर्धिनी वटी निश्चित रूप से प्रभाव दिखाता है। मानस पे काम नहीं करेगा, लेकिन बाकी गुरु आहार का सेवन किया है, शीत पदार्थों का सेवन किया है, अति मात्रा में स्निग्ध पदार्थों का सेवन किया है, समशन किया है, मतलब विषमाशन, मतलब उल्टा पुल्टा और खा के, और समशनता ऐसे जो कहा है, तो उल्टा पुल्टा खाया है, तो वो सब में आरोग्यवर्धनी काम करता है। लेकिन ये मन पे काम करने वाली दवाई नहीं है। मन पे काम करने वाली दवाई जो है, जैसे चिंता बहुत ज्यादा हो रहा है तो मानस मित्र गुटिका है, स्मृति सागर रस है, ब्राह्मी वटी है, फिर उसके बाद में महाकल्याण घृत है, सारस्वत घृत है। वो मन की दवाइयां हमें ऐड करनी पड़ेगी, या फिर नस से देना है, शिरोधारा करना है, वो अलग मेथड है। लेकिन रस व स्त्रोतस की दृष्टि के जो आहार और विहार में जो गड़बड़ होती है, उस सबको ये विहार को भी नहीं ठीक कर सकता, केवल आहारी तत्व जो हमारे हेतु हैं उसको ये उसके वजह से जो शरीर में रसव स्त्रोतस की दृष्टि होती है उसको ये ठीक कर देता है, ये ऐसा बताया है। और रसव स्त्रोतस की दृष्टि में क्या बताया, रस प्रदोष विकार में क्या बताया, अनन्नाभिलाषा, ना अन्न की अभिलाषा, मतलब अन्न की इच्छा ना होना, हुरलास होना, मतलब नौशिया फीलिंग होना, अरसज्ञता, मतलब अगर आपको जलेबी दिया, समोसे दिया तो उसका टेस्ट ही नहीं आएगा, चटनी दिया उसका टेस्ट ही नहीं आएगा, अरसज्ञता। ये सब जो है रसव स्त्रोतस की दृष्टि की वजह से रस प्रदोषज विकार ऐसे बताया गया है। और अन्नव स्त्रोतस में व्यक्ति व्याधियों को लेकर आगे अगर हम लोग देखते हैं तो रसव स्त्रोतस की दृष्टि में आगे केश पतन, बाल झड़ना, ये भी रहता है। इसी तरह से गंभीर संप्राप्ति भी रहती है, सभी व्याधियों में स्त्रोतोरोध होता है। तो यह आरोग्यवर्धनी वटी जो है यह अनुपान बदल बदल के केश पतन में भी हम लोग देते हैं, गंभीर से गंभीर व्याधियों में भी देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से रसव स्त्रोतस के कुछ कुछ प्रमुख व्याधियां कौन सी हैं, अगर रसव स्त्रोतस दुष्ट हो जाता है तो कौन सी प्रमुख व्याधियां होती है, तो ज्वर होता है, पांडु रोग होता है, आमवात होता है। तो ज्वर में 5 दिन के बाद निरामावस्था जब आ जाती है लंघन कराने के बाद, कुछ लोग 7 दिन कराते हैं, कुछ लोग 5 दिन कराते हैं। जब लंघन करा देते हैं, और लंघन में हम लोग षडंग पानी देते हैं, युष देते हैं, मंड देते हैं, कैसे भी हम लोग आम का पचन करते हैं, उसके बाद में आरोग्यवर्धनी वटी को दें, ऐसा शास्त्र का वचन है। मतलब आफ्टर 5 डेज आरोग्यवर्धनी वटी को देना है विशेषतः, और शुरुआत में नहीं देना है। जब आमावस्था रहेगी तो आरोग्यवर्धनी नहीं देना है, उस टाइम पे आप त्रिभुवन कीर्ति जैसे द्रव्य दे सकते हैं। लेकिन शुरुआत में ज्वर की अवस्था में आपने आरोग्यवर्धनी वटी दिया तो ये क्या करेगा, आम उत्पत्ति और करेगा, ये पचता नहीं है, इतना फास्ट नहीं पचता है, ये निरामावस्था में ज्यादा अच्छा काम करता है। केवल ज्वर के परिप्रेक्ष्य में मैं बता रहा हूँ, बाकी व्याधियों में नहीं बता रहा हूँ। विशेषतः वातज पित्तज और कफज ज्वरों में स्वाभाविक जो मोक्ष काल बताया वह बीतने के बाद 5 दिन के बाद यह औषधि दें, ऐसा कुछ वैद्यों का मत है। अनुभव प्राप्ति के लिए इसे हेतुतः प्रस्तुत किया गया है। अब क्या होता है कि जैसे कि वात कफज ज्वर रहता है, या फिर इन्फ्लुएंजा नाम का जो फीवर रहता है, उसमें जब गुरु भोजन का इतिहास रहता है, वात कफज ज्वर में बहुत हैवी खाना खाने की वजह से ये वात कफज ज्वर है, जिसमें पेन भी है, हेडेक हो रहा है, सर्दी जुकाम भी है, ऐसा रहता है।
तो आरोग्यवर्धिनी वटी जो है वात कफत ज्वर या इन्फ्लुएंजा वाला जो ज्वर है उसमें निस्संदेह लाभ करती है। ऐसा बहुत सारे वैद्य लोगों ने अपने अनुभव में ऐसा पाया है। पांडु रोग का अगर हम लोग देखेंगे एनीमिया, तो वह रसव स्त्रोतस का बहुत बड़ा व्याधि है। एलोपैथी में हम एनीमिया बोलेंगे, लेकिन आयुर्वेद में उसको रसव स्त्रोतस की व्याधि, रसव स्त्रोतस में दुष्टि है, इसी की वजह से अच्छा रक्त नहीं बन रहा है, इसीलिए यह पांडु रोग होता है। इसमें आरोग्यवर्धिनी वटी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और पांडु की संप्राप्ति के दूसरे चरण में, अब उसमें बताया है कि बहुत ज्यादा पित्त कर आहार विहार का सेवन किया, धातुओं में बहुत ज्यादा स्वेदन हो जाता है, इंटरनल स्वेटिंग होता है, और उसकी वजह से धातुओं में शिथिलता आ जाती है, गुरुता आ जाती है। शैथिल्यम तस्य धातुनाम गौरवम च उपजायते, ऐसा जब कंडीशन रहता है कि धातु बहुत दुर्बल हो जाते हैं, शिथिल लूज हो जाते हैं, धातुओं में गुरुता आ जाती है बहुत ज्यादा, तो ये संप्राप्ति भंग करने में आरोग्यवर्धिनी वटी बहुत ज्यादा उपयोगी रहती है। वो शिथिलता को ठीक करती है, क्योंकि इसमें ताम्र भस्म है, लौह भस्म है, ये ताकत दे देता है, हर धातुओं को ताकत देता है, शिथिलता को नष्ट कर देता है, क्लेद को निकाल देता है, आम का पचन करता है, दीपन का कार्य करता है। यह हम लोग शुरुआत में पांडु रोग में दे सकते हैं। ज्वर व्याधि में सबसे पहले बोला है लंघनम स्वेदनम कालो या वागुस तिक्त को रसा, लंघन कराने के लिए ज्वर में पहले बोला है। उसमें हम त्रिभुवन कीर्ति, महाज्वरांकुश रस, महासुदर्शन घनवटी, ज्वरग्न दवाइयां दे, लेकिन आरोग्यवर्धिनी पहले नहीं देना है, केवल वो ज्वर के बारे में है। बाकी अगर आम वात में भी देखें तो उसमें भी हम आम वात में पेशेंट तो क्रॉनिक स्टेज में ही आते हैं, तो हम आरोग्यवर्धिनी से शुरू कर सकते हैं। उसी तरह से रस धातु का तर्पण अधिक मात्रा में होने से रज की उत्पत्ति भी अच्छी तरह से होती है। जिनको रज का क्षय होता है, मतलब एमेनोरिया होता है या स्कैंटी मेंसेस होते हैं, 1 या 2 दिन का ही मेंसेस होता है, उसमें हम रस धातु का तर्पण करते हैं। तो जैसे रस पाचक ऐसे जब द्रव्य देते हैं, पटोल इंद्र कुटकी देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर हम दूध या दूध से बनाए हुए पदार्थों का सेवन कराते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट तर्पण करता है। इसी तरह से अब ये दूध देना ठीक है, हम दे रहे हैं, लेकिन अति मात्रा में दूध दिया या दूध से बनाए हुए पनीर दिया, बहुत ज्यादा मिठाइयां दी, दूध का मावा जो रहता है खवा वो दे दिया, तो उसका अति मात्रा में सेवन किया तो अत्यार्तव ऐसा हमें मिलता है। मतलब रस जो है वह अति मात्रा में बन रहा है, वह भी नुकसान देता है। रस भी ज्यादा नहीं बनना चाहिए, अगर रस धातु ज्यादा बनेगा तो आर्तव को वो बिगाड़ेगा, अत्यार्तव हो जाएगा। ये हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए। जब भी मेनोरेजिया मेटोरेजिया के पेशेंट आते हैं तो हमें ये जरूर पूछना चाहिए कि दूध और दूध से बने हुए पदार्थों का सेवन ज्यादा कर रहे हैं क्या। अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके शरीर में रस धातु अति मात्रा में बन गया है। आयुर्वेद कैसा बोलता है कि समधातु समदोष समधातु एक मिनट, समदोष समधातु समधातु मलग्र प्रसन्न आत्मेंद्र स्वस्थ, तो समदोष समधातु ऐसा होना चाहिए। तो अगर रस भी ज्यादा बन रहा है तो आर्तव को दुष्ट करेगा। ऐसी अवस्था में रस धातु के पाचन के लिए आरोग्यवर्धिनी का प्रयोग करते हैं या रस पाचक का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से स्तन विद्रदी होती है, एब्सेस ऑफ ब्रेस्ट जब होता है और स्तन्य दुष्टि को दूर करने के लिए तिक्त रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, तब भी आरोग्यवर्धिनी वटी का बहुत ज्यादा स्तन विद्रदी में बहुत अच्छा उपयोग होता है। ये हो गया रस धातु के रिलेटेड हो गया। अभी आप लोगों को कुछ कहना है? 1 मिनट में अनम्यूट करता हूं, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? आप लोगों ने आरती मैम, आप लोगों ने कभी दिया है? अनन्नाभिलाषा है, फिर हुरलास है, फिर उसके बाद में अरसज्ञता है, या फिर ये जो है पांडु रोग है, इसमें कभी आरोग्यवर्धिनी वटी दिया है आप लोगों ने? हेलो हाँ जी जी मैम सर, बताइए। सर ये जितने भी ये यकृत या प्लीहा रिलेटेड है सर, सभी में सर आरोग्यवर्धिनी देते हैं। बट जैसे आप बता रहे हो सर बहुत डिटेल में सर, अभी और अच्छा लग रहा है। पहले तो सिर्फ ऐसे देते थे कि यकृत रोगों में देना चाहिए तो बस दे देते थे, तो अभी समझ कर देंगे तो ज्यादा अच्छा हमें खुद समझ आएगा कि कैसे देना है, कैसे उसको किस समय में देना है, कैसे अनुपान से देना है। जी, और मैं ऐसे जिससे पढ़ा रहा हूँ ये पूरा पीडीएफ हिंदी में है। जब मैं ये दूंगा तो आप लोग जब पढ़ के याद करेंगे तो और आप लोग को और अच्छा मजा आएगा। जी, तो ये मैं अभी रक्त वाले में जा रहा हूँ, लेकिन पहले रस धातु जन्य जो भी रस प्रदोषज व्याधियां हैं उस पे तो देने से बहुत बढ़िया फायदा हो जाता है। रस प्रदोषज व्याधियां कौन सी है? तो अनन्नाभिलाषा, अरसज्ञता, अश्रद्धा, आस्य वैरस्य, ये जो शब्द बताए चरक संहिता में वो ध्यान देने वाली बात है। और हुरलास होना, मतलब नौशिया फीलिंग होना, पांडु रोग, ज्वर,
उसी तरह से स्तन विद्रदी, अत्यार्तव, फिर अल्पार्तव, ये सब जो रस धातु से रिलेटेड व्याधियां हैं उस पे हमें देना पड़ता है। उसके बाद में आता है रक्त धातु। तो आरोग्यवर्धिनी का जो घटक द्रव्य है उसमें मेन कुटकी है। कुटकी सबसे ज्यादा मात्रा में डालते हैं, और ये रक्त धातु का पाचक, रक्त पाचक में भी आता है, रस पाचक में भी आता है। तो पटोल, जब हम रक्त पाचक देखते हैं तो रक्त पाचक में क्या होता है, पटोल सारिवा मुस्तम पाठा कटुक रोहिणी। तो पहले वाले जो है वो तो रक्त धातुगत दोषों का शमन करने वाली है, पटोल सारिवा मुस्ता पाठा, ये रक्त धातुगत दोषों का मतलब आम का पचन करने वाली है। लेकिन कुटकी जो है, कुटकी वह विरेचक है। ऐसे औषधि के सहयोगी रूप में जब हमने ताम्र भस्म डाला आरोग्यवर्धिनी में, ऐसे कुटकी के साथ हमने त्रिफला डाला, शिलाजीत डाला, गुग्गुल डाला, तो कितना बढ़िया ये काम करता है। इसीलिए ये तो विरेचन भी करता है। विरेचन का मतलब ऐसे नहीं कि बहुत लूज मोशन करता है, मतलब ये यकृत की शुद्धि करके, यकृत से लेके जो पित्त का स्टार्टिंग होता है वहां से लेके पूरा नीचे तक गुद मार्ग तक पूरी तरह से शोधन करते जाता है पित्त का। तो अब वैसा विरेचन नहीं करेगा जो क्लासिकल विरेचन करता है, लेकिन ये पित्त का थोड़ा थोड़ा रोज रोज निकालते जाता है। इसीलिए आरोग्यवर्धिनी जो है वो बेजोड़ दवाई है। व्याधि के अनुसार अनुपान का चयन वैद्य के युक्ति पर निर्भर करता है कि हम दूध के साथ दे रहे हैं, आंवला के रस के साथ दे रहे हैं, या फिर हम कोई और क्वाथ के साथ दे रहे हैं, आसावरिश के साथ दे रहे हैं, तो ये फिर अलग अलग काम करने लगता है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि सिराओं की उत्पत्ति कैसे होती है और कंडराओं की कैसी उत्पत्ति होती है। तो सिराओं की उत्पत्ति, सिरा मतलब आर्टरीज और वेन्स, उसकी उत्पत्ति रक्त के मृदुपाक से बताइए, और कंडरा और स्नायु की उत्पत्ति खरपाक से, रक्त के खरपाक से, ऐसा डलहनाचार्य जी ने बताया है। तो इसी तरह से बताया गया है कि सिरा रक्त की उपधातु है, ये भी बताया गया है, सिरा रक्त की उपधातु है तथा इसका आवरण मेद के स्नेह भाग से निर्मित है। आजकल क्या है कि नौकरी और व्यवसाय के कारण लोगों को देर तक खड़े रहना पड़ता है, साथ में स्थूलता भी बढ़ रही है, तो इसीलिए वेरिकोज वेन्स ये विकार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो सिराओं की जो भिंतिका रहती है, वॉल्स रहते हैं, उसकी लौचिकता बनाए रखना, उसमें मेद का स्नेह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाना और ग्रथित रक्त को विलय करके रक्त संवाहन बढ़ाना, ये उद्दिष्ट आरोग्यवर्धिनी से सफल होते हैं। मतलब कि जो वहां की वेरिकोज वेन्स जो है, वेन्स उसमें एक इलास्टिसिटी रहना चाहिए, क्योंकि नीचे से ब्लड ऊपर जा रहा है और बीच में वॉल्स भी हैं। तो क्या है कि वो जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो वह एक प्रेशर के साथ रहता है, इलास्टिक रहेगा तभी तो फायदा होगा ना। अगर वो डायलेट हो गया, शिथिल हो गया, उसमें मेद का क्षय हो गया, तो वहां पे क्या होगा, वो वेरिकोसिटी, डायलेटेशन, परमानेंट डायलेटेशन ही हो जाएगा। इसीलिए मेद का स्नेह जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाना, या फिर जो क्लॉट टाइप हो गया है, ग्रथित रक्त को विलय करके रक्त संवहन में आगे सर्कुलेट करना, ये आरोग्यवर्धिनी से, क्योंकि इसमें कुटकी है, पटोल सारिवा मुस्ता कटुक रोहिणी है। जब हम लोग वेरिकोज वेन्स में आरोग्यवर्धिनी का प्रयोग करते हैं तो पूरे पैरों में जो स्वेलिंग है, शोथ कम हो जाता है, सिराओं की वक्रता नष्ट हो जाती है, और उनको पुष्ट करने के लिए जब हम लोग बाह्य और अभ्यंतर स्नेहपान कराते हैं, मतलब बाह्य रूप से हम लोग शालीशैष्टिक पिंड स्वेद करते हैं वेरिकोज वेन्स में, या फिर हम तेल से अभ्यंग करते हैं, इंटरनली भी हम घी वगैरह खिलाते हैं, तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और बाह्य वेरिकोज वेन्स में बाह्य रूप से अगर हमें स्नेहन करना है तो सहचर तेल सबसे बेस्ट बताया गया है। इसी तरह वेरिकोज वेन्स अगर देखेंगे तो यह विकार बहुत संख्या में पाया जा रहा है। सिराओं की जो भित्तिका रहती है, वॉल्स रहते हैं, उसकी लचीलापन जो रहता है वो बनाए रहने के लिए मेद का स्नेह जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाना, यह आरोग्यवर्धिनी से ही सफल हो जाता है, जिससे शोथ कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है वेरिकोज वेन्स में रक्त धातु में कैसे काम करता है, और रक्तवाह स्त्रोतस का मूल स्थान यकृत और प्लीहा है। तो यकृत को भी उत्तेजना देना है, प्लीहा का कार्य भी अच्छा करना है, उसमें भी आरोग्यवर्धक, क्योंकि कुटकी है ताम्र भस्म है, ये डायरेक्ट, या फिर हमारा गॉल ब्लैडर है, वहां पर भी पित्त का संचय नहीं होना चाहिए ज्यादा। अगर ज्यादा मात्रा में हुआ और वो संचित हो गया तो वहां पे संप्राप्ति क्या बनती है, तो गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्ताश्मरी बनती है। या फिर पैंक्रियाटिक जूसेस है, पैंक्रियास का भी काम अगर अच्छा नहीं होगा तो उससे भी व्याधियां हो जाएगी। या फिर हमारा ग्रहणी कला है, वह भी अगर अच्छा से ग्रहणी कला ठीक नहीं रहेगी तो व्याधि हो जाएगा। तो ये पूरा एरिया को
आरोग्यवर्धनी वटी पूरा कवर करता है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा महत्व है। इसके बाद में आता है मांस धातु। मांस धातु में ऐसा बताया गया है कि अर्श व्याधि जो है बवासीर, वो मासव स्त्रोतस दुष्टि का एक मासव स्त्रोतस दुष्टि में यह एक व्याधि होता ही है, ऐसा बताया गया है। मासव स्त्रोत दुष्टि का कारणों का वर्णन करते हुए सबसे पहले अभिसंधि भोजन का निर्देश किया गया है कि लोग दही का सेवन ज्यादा करते हैं, मिक्स फ्रूट सैलेड का सेवन करते हैं, और फिर फ्रूट्स खा के पानी पीते हैं, नमक ज्यादा खाते हैं, भैंस का दूध ज्यादा पी के दिन में सो जाते हैं। ये सब क्या करता है, अभिसंधि चीजें रहती है। तो दही जैसे अभिसंधि पदार्थों का अति सेवन का इतिहास ऐसे मिलता है हमें, जहाँ पे अर्श व्याधि होती है। तो आप जब भी बवासीर के पेशेंट आए, हेमोरेड्स के पेशेंट आए, तो आप जरूर पूछिए कि आप क्या दही का सेवन ज्यादा मात्रा में करते हैं, तो बोलेंगे हाँ। फिर बोलेंगे कि आप मिक्स फ्रूट सैलेड ज्यादा खाते हैं, बोलेंगे हाँ। मिल्क शेक पीते हैं, बोलेंगे हाँ। मतलब ये अभिसंधि पदार्थों का जो हेतु है वो हमें ज्यादा मिलता है। सुश्रुताचार्य जी ने रक्त व स्त्रोत धमनियों को मास व स्त्रोतस का मूल स्थान बताया। मतलब रक्त व धमनियां जो है, रक्त व धमनियां जो आर्टरीज हैं, उनका उनको क्या बोला है, मास व स्त्रोतस का मूल स्थान बताया है, आर्टरीज और वेन्स को। त्वचा के 7 स्तरों में मांसधरा कला के आश्रय से अर्श की उत्पत्ति बताइए। सप्तमी मांसधरा नाम भगंदर विद्रधि अर्शो अधिष्ठाना। जब कला शरीर हम लोग शारीर रचना में पढ़ते हैं, तो हमें मांसधरा कला जब पढ़ते हैं, सप्तमी मांसधरा नाम भगंदर विद्रधि अर्शो अधिष्ठाना। तो मतलब सप्तमी मांसधरा कला जो है 7वीं, उसमें अर्श ये चीज बताए, भगंदर विद्रधि ये सब होता है। ऐसे में रक्त और मांस धातु पर कार्य करने वाला और अभिसंधि और विरुद्धासन जनित आम विष का पाचन करने वाला, साथ में मलावरोध को दूर करने वाला, कॉन्स्टिपेशन जो रहता है ना, वो अर्श में सबसे प्रधान चीज रहता है। उसमें अभिसंधि पदार्थ का सेवन हो रहा है, विरुद्धासन जैसे दूध और मछली, दूध और नॉनवेज, दूध और नमक, और दूध और अल्कोहल, ऐसे विरुद्ध चीजें खाई जा रही हैं और अग्निमन किया जा रहा है। उसके साथ में वहां पे मलावरोध है, आम विष बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रहा है। आम विष मतलब टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा है बॉडी में। ये सबको आरोग्यवर्धनी वटी सबसे अच्छा काम करती है। हमने एलोपैथी में भी पढ़ा है कि जो लीवर रहता है वो हमारा डिटॉक्सिफिकेशन करने का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। अब वो यकृत पे काम कौन करता है, तो आरोग्यवर्धनी करता है। तो ये पूरा आम विष है, टॉक्सिन्स, ये सबको डिटॉक्सिफाई कौन करता है, तो आरोग्यवर्धनी करता है। उसी तरह तो इसको खाने के पहले अगर दे दिया जाए, क्योंकि हमें अपान क्षेत्र में अर्श व्याधि में खाने के पहले देना चाहिए, तो ये अर्श व्याधि को, मत्स्यों को पूरा सुखाता है, संप्राप्ति को भंग कर देता है। इसी तरह से मांस पाचक क्वाथ है, उसमें हम लोग नीम पत्र की रस की भावना देते हैं। रक्त पाचक में कही गई कुटकी का प्रयोग करते हैं। रक्त पाचक में क्या क्या है, पटोल सारिवा मुस्ता पाठा कटुक रोहिणी, ऐसे जब बताया है, तो उसमें कुटकी जो है उसको ध्यान में रखना चाहिए। कुटकी जो है यह मूल स्थान पे काम करती है। इसी तरह से मात्रावस्ती का भी प्रयोग किया जाता है। और जो ऐसा बोला जाता है कि आरोग्यवर्धनी वटी जो है वो पित्त प्रधान और रक्त प्रधान अर्श में इसका न प्रयोग करे, क्योंकि यह क्षारधर्मी है। क्षारधर्मी मतलब गर्म दवाई है। अगर आपने किया तो अगर बिना दूध के साथ दिया, बिना तक्र के साथ दिया, तो इससे ब्लीडिंग पाइल्स और ज्यादा बढ़ सकता है, इसको ध्यान में रखिए। दूध के साथ देंगे, घी के साथ देंगे, या फिर हम तक्र के साथ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे देंगे तो ये ब्लीडिंग पाइल्स को या पित्त को बढ़ा देता है। और आप लोगों ने देखा भी होगा, आरोग्यवर्धनी ऐसे खा के देखिए, बॉडी में हीट, एसिडिटी और कुछ कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस दिखते हैं हमें। इसी तरह से मांस धातु में संचय जनित दृष्टि से उत्पन्न होने वाले अधिमांस, गंडमाला, मतलब गंडमाला कैसे होता है, मांस धातु में अति संचय होता है दोषों का। टॉन्सिलाइटिस या कॉर्न होता है, इसके रोगी बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। शरीर में बार बार मांसांकुर की उत्पत्ति होती है, नेजल पॉलिप होता है, वजाइनल पॉलिप होता है, या फिर केलॉइड्स होते हैं। तो आरोग्यवर्धनी वटी जो है, केलॉइड्स जो हो रहा है वो पूरे शरीर में व्रण व्रण ऐसे हो रहे हैं, मांसव स्त्रोत, मांसांकुर होते हैं मांसव स्त्रोत की दृष्टि की वजह से। तो वहां पे, या फिर अति मात्रा में व्रण रोपण, जब कोई सर्जरी वगैरह हो गया, कट पिट गया, तो व्रण रोपण होते समय मांसांकुर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो केलॉइड्स फॉर्मेशन हो जाता है। तो कुछ कुछ रोगियों में केलॉइड्स जो है
वो बार बार पाया जाता है। उसमें मांस व स्रोतस की दृष्टि का अभिसंधि पदार्थ खाना, जैसे दही और ये कुकुम्बर जो है, खीरा, उसका सलाद खाना, दही और कुकुम्बर रात को खाना। दही जबकि वर्ज्य बोला है, रात को नहीं खाना चाहिए। और वो भी सैलेड जो खा रहे हैं अति मात्रा में, वो भी ठंडा फ्रिज से निकाल के, और बहुत सालों से खा रहे हैं फ्रिज से निकाला हुआ दही और ये खीरा ककड़ी काट के, और वो खाया जा रहा है, तो कैलोरीज जरूर होते हैं। ऐसी अवस्था में आरोग्यवर्धिनी वटी और कैश्योर को गुल 500-500 मिलीग्राम दिन में 3 बार अगर हम लोग देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से स्नायु और त्वचा जो है वो मांस के उपधातु हैं। दोष निवारण से लेकर प्रकृतिकरण करने तक त्वचा का कार्य किस प्रकार से होता है, यह प्रत्यक्ष सिद्ध और सर्वविदित है। अतः उसमें मलों का विचार करना बहुत जरूरी है, मतलब दोषों का निवारण होना, जो शरीर में दोष है उसका निकलना और बैलेंस स्टेट आना शरीर का, वह जब होता है तो त्वचा पे उसका इफेक्ट दिखता है। मैंने जैसे कल बताया ना कि मेरे पापा का डायबिटिक वुंड का ऊपर का स्किन जो है, जब मैंने आरोग्यवर्धिनी वटी दिया तो दोष भी निवारण हो गया और नया नया स्किन आने लगा। ये एग्जाम्पल से समझिए कि दोष निवारण होना और प्रकृतिकरण करना, बैलेंस के स्टेज आना, जब ये कोई भी व्याधि में होता है, कोई भी व्याधि में, तब त्वचा पे उसका इफेक्ट दिखता है। जैसे कि आप लोग देखें अल्सरेटिव कोलाइटिस, या फिर कोई और भी व्याधियां देखें जो स्किन से रिलेटेड है, स्किन से नहीं, कोई और व्याधि अगर हम लोग देखें, जैसे कि रक्तपित्त है, या फिर हम लोग विसर्प देखते हैं, या फिर हम लोग उदर व्याधि देखते हैं, जो भी व्याधि का दोष निवारण होएगा और शरीर में साम्यावस्था आएगी, उसका इफेक्ट त्वचा पे हमें दिखता है, स्किन पे दिखता है। तो इसीलिए आरोग्यवर्धिनी वटी का यही काम है कि दोषों को निकालना है और बैलेंस स्टेज लाना है। तो इसीलिए कुष्ठग्न कार्य आरोग्यवर्धिनी का हमें दिखता है। और त्वचा जो है वह मांस धातु का उपधातु है, स्नायु है, उपधातु है। तो अगर हमारा मांस अच्छा रहेगा, मांस धातु अच्छा रहेगा, तो त्वचा अच्छा रहेगा, ऐसा बताया गया है। इसी तरह से शरीर के बाह्य द्वारों की अत्यधिक रुक्षता से रक्षा करने हेतु स्निग्ध स्वभाव के मलों की उपस्थिति पाई जाती है। जैसे कि हमारा कान में ख मल रहता है, अगर अगर कान में ख मल नहीं रहा, नाक में ख मल नहीं रहा, तो उससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा ड्राइनेस आएगा और वहां की स्किन फट जाएगी, म्यूकोजल मेम्ब्रेन में क्रैक्स आ जाएंगे। तो इसलिए स्निग्ध स्वभाव वाले मलों की उपस्थिति पाई जाती है। आयुर्वेद में इसे ख मल कहा गया है और इसको मांस धातु का मल कहा गया है। ख मलों की विकृत वृद्धि होती है तब आरोग्यवर्धिनी का प्रयोग करें। जब भी आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं ना कि नाक में सिंघाड़क बहुत ज्यादा बन रहा है, तो नाक के जो मल को सिंघाड़क बोलते हैं, वो बन रहा है, कान का मल ज्यादा बन रहा है, या फिर पुरुषों में जो पेनिस होता है उसके ऊपर मल बहुत ज्यादा संचित हो रहा है अति मात्रा में, या फिर ऐसे बहुत जगह है जहाँ पे ख मल की उत्पत्ति ज्यादा हो रही है, ऐसे में आरोग्यवर्धिनी वटी का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। ऐसे बोला है कर्णमल, नासामल, दंतमल, दांतों के ऊपर भी बहुत ज्यादा मल की संचिति हो रही है, तो और दुर्गंधी भी आती है, मुंह से बहुत ज्यादा गंदा स्मेल आता है, क्योंकि दंत मल की उत्पत्ति ज्यादा हो रही है, कितना भी ब्रश किया उससे भी आती है। या शिश्न का मल जो होता है उसको स्मैग्मा बोलते हैं, SMEGMA, स्मैग्मा। शिश्न का जो मल होता है, जो पेनिस के ऊपर का मल जो रहता है, वह सब चीज आरोग्यवर्धिनी वटी का प्रयोग करते हैं तो वो मलों की उत्पत्ति कम होने लगती है, ज्यादा नहीं होती है, मतलब विकृत स्वरूप की जो उत्पत्ति हो रही थी वह कम हो जाती है। कंचन मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी? मैंने रस व स्त्रोतस में आरोग्यवर्धिनी का रोल बताया, रक्त व स्त्रोतस में बताया आरोग्यवर्धिनी का, मांस व स्त्रोतस में बताया, आपका कुछ अनुभव है? जी सर, प्रणाम सर। बहुत अच्छा बताया सर आपने, और काफी विषय मिल जाते हैं सर हमें, रस व स्त्रोतस वाले, रक्त व स्त्रोतस की दृष्टि वाले, और मांस व स्त्रोतस की दृष्टि वाले भी मिल जाते केलॉइड हैं में सर। आपने यूज किया है आरोग्यवर्धिनी का? जी सर, किलॉइड में भी मैंने इसको यूज किया है। और जैसे इनिशियल इसमें उनका जो इचिंग जो टेंडेंसी उनकी होती है कि उनको कंडू बहुत ज्यादा आता है, तो वो काफी हद तक कम हो जाता है। पर मुझे किलॉइड में इतना अच्छा रिजल्ट कभी नहीं मिला है कि जिसमें मुझे में पूरी सफलता मिली है, ऐसे नहीं हुआ है। पर आपने मुझे बताया था लास्ट टाइम में, मेरे पास एक पेशेंट था तो मांसपाचक चालू करे करके, तो उसको मैंने चालू तो किया है, अभी देखते हैं उसका रिजल्ट कैसे आता है। मांसपेशियल आरोग्यवर्धिनी करिए, फिर देखिए कितना अच्छा। और आरोग्य अभिसंधि में पदार्थ वगैरह सब बंद करा दीजिए।
जी सर, अभी उसको देखते हैं। बाकी बाकी पेशेंट में भी बहुत अच्छे से काम करती है आरोग्यवर्धिनी, और आप हमेशा तुलसी स्वरस के साथ लेने के लिए जब बताते हो SGOT और SGPT बढ़ा हुआ है, तो सच में उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। विद इन 15 डेज उसका SGOT SGPT एकदम नॉर्मल हो जाता है। तुलसी स्वरस के साथ अगर हम उसको खाली पेट दे और 2-2 के डोज में, मतलब 2 सुबह 2 शाम, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट दिखे हैं सर मैंने। आप और जैसे एक जो भी जीजीटी करके आता है, जीजीटी बढ़ा हुआ रहता है ना, तो उसमें हम लोग नींबू के स्वरस के साथ अगर दें आरोग्यवर्धनी वटी, तो जीजीटी वो ज्यादातर अल्कोहलिक पेशेंट में जीजीटी बढ़ा हुआ रहता है, तो वो कम हो जाता है नींबू के स्वरस या नींबू शरबत के साथ। इसको भी हाँ, ध्यान ये आरोग्यवर्धिनी एकदम ब्यूटीफुली वर्क करती है। आपको अनुपान बस अच्छे से देना पड़ता है कि एक हाँ अनुपान अच्छे से सेट हो जाए ना कोई बीमारी के लिए, तो वो बिल्कुल अच्छे से काम करती है। और दूध के साथ तो मोस्ट ऑफ सभी बीमारियों में काम करती है वो। हाँ। जी सर। और जो एलएफटी में गड़बड़ आता है या लिपिड प्रोफाइल में गड़बड़ आता है, कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस होता है, एलडीएल, उसमें भी आरोग्यवर्धनी सबसे अच्छा काम करता है। इसको हमेशा ध्यान में जी रखिए। सर। लीवर फंक्शन टेस्ट के पेशेंट लेके आए हमारे पास कि हमारा एलएफटी बढ़ा हुआ है, मतलब बिलिरुबिन बिलीवेट्रिन ये बढ़ा हुआ है, एसजीओटी एसजीपीटी जीजीटी, उन सब में आप आरोग्यवर्धनी का प्रयोग करिए। जी थैंक यू मैम। अब मेद धातु पे हम जाते हैं, तो हमारे पास लाइपोमा के पेशेंट आते हैं, मेदो ग्रंथि वृद्धि लाइपोमा। तो ये कष्ट साध्य व्याधि होता है, दीर्घ काल तक औषधि का सेवन करना पड़ता है। पेट पे आता है, कभी पीठ पे आता है, कहीं पर भी मेद ग्रंथि आता है लाइपोमा। तो आरोग्यवर्धनी वटी को दिन में 3 बार 500 mgm इतना दिन भर 3 बार दें, तो जो नया नया है या दीर्घ है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और इसमें मांसपाचक भी देते हैं, मेदोपाचक भी देते हैं, कव्याद रस भी देते हैं, वो देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से गूगल कल्प की योजना अनिवार्य रहती है। बाह्य लेपन के लिए कुकुट नखी का प्रयोग करने से बड़ी ग्रंथियां जल्दी ही विलीन हो जाती है। नाग भस्म भी कभी कभी देना पड़ता है, उससे भी फायदा होता है। प्रमेय भी सुश्रुताचार्य जी ने मेदोदुष्टि जन्य माना है। अब अगर दंत में, तालू में, जिह्वा प्रदेश में मल की अधिकता है और हाथ में और पैरों में जलन हो रही है, कल वो हरीश बत्रा जी ने कहा था ना, हाथ पैर में जलन हो रही है या शरीर में चिकनता हो रही है, ये प्रमेह का पूर्व रूप है। ऐसे चिपचिपा चिपचिपा लग रहा है कि जैसे बहुत ज्यादा स्नेह लग गया है शरीर में पूरा, तो ऐसे इसको मेदो प्रदोषज विकारों में सुश्रुताचार्य जी ने कहा है। तो यह मलायन दूषित होने का संकेत है। तो आरोग्यवर्धनी वटी के बारे में श्लोक में क्या बताया, मलानाम पाचनी तिक्ता, मतलब ये मलों का पाचन करती है, इतनी बढ़िया है दवाई। और ये मेदस्वी और अभिसंधि आहार करने वाले प्रमेही रुग्णों के लिए रक्त शर्करा कम करने हेतु भी प्रयुक्त होती है। मतलब जो लोग बहुत ज्यादा फैट्स वाली चीजें खाते हैं, जैसे कि पिज्जा बर्गर और फिर चीज का सेवन ज्यादा करते हैं, मैदा का सेवन ज्यादा करते हैं, अभिसंधि पदार्थों का सेवन करते हैं, और फिर उनको डायबिटीज हो जाता है, तो उसमें शुगर लेवल बहुत ज्यादा रहता है, HbA1c बहुत ज्यादा रहता है। तो आरोग्यवर्धनी वटी कुटकी है और नीम है, तो उससे ये बैलेंस लाने में हेल्प करती है। आप और भी दवाइयां दीजिए जैसे मधुनाशनी, मधुग्रीट, ये सब दीजिए, लेकिन आरोग्यवर्धनी देंगे तो और ज्यादा फायदा हो जाता है। चरक सूत्र सन 28 चैप्टर में 15 नंबर का जो श्लोक है, उसके टीका में चक्रपाणी जी ने कहा है कि अष्टोनिंदित में आने वाले अति स्थूल इस विकार को मेदो दृष्टि से उत्पन्न वाले विकार में समाविष्ट करें। अष्ट निंदित जो है उसमें व्याधियां अंतःस्रावी ग्रंथि की विकृति से होती हैं, एंडोक्राइनल ग्लैंड की विकृति की वजह से पूरा अष्टोनिंदित के अति लोम, फिर अलोम, फिर अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अति गौर, अति कृष्ण, फिर अति स्थूल, अति कृष, ऐसे जो बताया है अष्टोनिंदित, वो सारा एंडोक्राइनल ग्लैंड में विकृति रहती है, इसकी वजह से होता है। तो सभी अवस्था में आरोग्यवर्धनी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। जो लोग को भी टाइम मिले, पेशेंट आए और वो टाइम दें ट्रीटमेंट के लिए, तो इनका प्रयोग जरूर करना चाहिए। इसी तरह से कुछ कुछ शरीर की वृद्धि नहीं होती है, इंसान बुटका रहता है, हाइट में कम रहता है और बहुत मोटा दिखता है, मुखमंडल की त्वचा तेज रहित मालूम होती है। इसी तरह से हमारे पास हाइपोप्लास्टिक यूट्रस ऐसे आते हैं, मतलब यूट्रस की वृद्धि नहीं हुई है, मतलब स्त्रियों में जननेंद्रिय है या श्रोणी प्रदेश की वृद्धि नहीं होने की वजह से, उम्र बढ़ गया है, जैसे कि 24 एज हो गई लड़की की, मेंसेस ही नहीं आ रहे हैं, उसका सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स बॉडी में डेवलप ही नहीं हुआ है, हाइपोप्लास्टिक यूट्रस है। और फिर वजाइनल ओरिफिस
पिन होल है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास। तो तद्दत इंद्रियों के व्यापार उम्र के साथ नहीं हो पाते हैं, मतलब डिलेड माइलस्टोन ऐसे होते हैं शरीर में। या पुरुषों में जो है टेस्टिकल्स जो रहते हैं उनका डेवलपमेंट नहीं होता है, स्मॉल टेस्टिकल्स या डिसेंडेड अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स। ऐसे में शरीर में ओज का अभाव रहता है, शरीर में मंदता महसूस होती है, आलस्य आता है, और नाड़ी गति जो रहती है पल्स वो भी मंद रहती है। ऐसी अवस्था में आयुर्वेद में पूर्ण चंद्रोदय रस और आरोग्यवर्धिनी, इसका अगर वात प्रधान दृष्टि है तो बहुत अच्छा फायदा होता है। मतलब दो दवाइयां, पूर्ण चंद्रोदय और आरोग्यवर्धिनी। अगर वात प्रधान दृष्टि है तो आरोग्यवर्धिनी का प्रयोग करें, और कफ प्रधान दृष्टि है तो पूर्ण चंद्रोदय या सिद्ध मकरध्वज का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से स्नायु अगर देखें तो मेद का उपधातु है, मेद के स्निग्धांश का खरपाक होकर स्नायु उत्पन्न होते हैं। स्नायुओं में धातु घटक संचित होने से ग्रंथि की उत्पत्ति होती है, उसको गैंग्लियन बोलते हैं। स्नायुओं में जो हो रहा है मेद संचिति तो उसको गैंग्लियन बोलते हैं। इसमें गैंग्लियन के भी जब पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं तो आरोग्यवर्धिनी बट्टी को 250 मिलीग्राम दिन में 3 बार देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से स्वेद जो रहता है, मेद का मल होने से ईशद स्निग्ध होता है, मेदो वृद्धि के कारण अति स्वेद होता है, और स्वेद पित्त का भी आश्रय स्थान है। पित्त की नानात्मक व्याधि में अति स्वेद उल्लेखित है। पित्त के उष्ण गुण के साथ विस्त्र गुण की वृद्धि होने से अति मात्रा में दुर्गंधयुक्त स्वेद प्रवृत्ति होती है। स्निग्धता के कारण वह कपड़ों में चिपक जाता है, जो भी पसीना आ रहा है ना वो चिपक जाता है, दुर्गंध भी आते हैं और पीले धब्बे छोड़ता है। फिर उसी तरह से कुष्ठ के पूर्व रूप में भी अति स्वेद और अस्वेद का वर्णन है। ऐसी अवस्था में कुष्ठ रोगाधिकार में आरोग्यवर्धिनी वटी बताया है, जहां पर भी गैंग्लियन है या स्वेद अति मात्रा में आ रहा है या अल्प मात्रा में आ रहा है, दुर्गंधित आ रहा है या फिर बहुत ज्यादा धब्बे छोड़ रहे हैं, ऐसे सारे कंडीशन में आरोग्यवर्धिनी वटी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। समान वायु स्वेदव स्त्रोत अधिष्ठित कहा गया है, ऐसा बोला है चरक चिकित्सा स्थान 28 चैप्टर में 8वें नंबर के श्लोक में बोला है कि स्वेदा दोषांबु वाहिनी स्त्रोतांसी समाधिष्ठिता। सारकिट्ट विभाजन में भाग लेने वाले सभी भाव पदार्थों में यह औषधि कार्यकारी होने से समान वायु प्राकृतावस्था में पाया जाता है। तो जब प्राकृतावस्था में समान वायु पाया जाएगा तो अपने आप स्वेद भी जो है वह भी बहुत बढ़िया से आने लगता है। जड़ से संप्राप्ति भंग जब होती है तो आरोग्यवर्धिनी वटी जो रहती है वह 50% काम करती है। और जब समान काल में हम देते हैं, समान वायु का काल कौन सा होता है, तो खाना खाने के साथ में 1-2 ग्रास खाना खा के और फिर अगर हम इसका सेवन करें आरोग्यवर्धिनी वटी को तो बहुत बढ़िया काम हो जाता है। स्क्रीन पे देखिए किसी ने भी छेड़खानी की है, उनको मैंने वेटिंग रूम में रख दिया है। फिर कभी कभी उष्ण गुण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उशिरासव ये अनुपान रहता है। उष्ण गुण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, अनुपान में हम उशिरासव या हमारे सर बताते हैं सारिवा और उशिर का फांट देने के लिए बोलते हैं। आरोग्यवर्धिनी के साथ अगर हम दें उशिरासव या अनंता और सारिवा और उशिर का फांट के साथ दें आरोग्यवर्धिनी वटी, तो जो पसीना ज्यादा आ रहा है अतिस्वेद प्रवृत्ति वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये मेद धातु का हो गया। अब आ रहा है अस्थि धातु। तो अस्थि धातु अगर हम देखें तो मेद अस्थि धातु का मूल स्थान है। अस्थि को दृढ़त्व देना और पुष्टि प्रदान करना मेद का कार्य होता है। मेदः दृढ़त्वं पुष्टिम अस्थानाम च। मेद की अत्यधिक वृद्धि होने पर अस्थि को स्निग्धांश सही मात्रा में नहीं मिलता है। मतलब जो मोटे लोग रहते हैं वो इतना मात्रा में अति वृद्धि हो जाती है मेद की, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हड्डियां जो रहती है वो कमजोर होने लगती हैं। तो फिर क्या होता है कि उनको धातुओं की स्नेह परंपरा खंडित हो जाती है। जब अस्थि का स्थिरत्व कम हो जाएगा और मेद ज्यादा बढ़ेगा तो स्लिप डिस्क ऐसा कंडीशन मिलता है। स्थौल्य कम करके धातुओं की वितरण व्यवस्था सुचारू रूप करने के लिए आरोग्यवर्धिनी वटी अगर हम लोग किसके साथ दें, अनुपान गुडुची के साथ दें, आमलकी के साथ दें, मुस्ता के साथ दें या घृत सिद्ध करें, गुडुची आमलकी और मुस्ता सिद्ध घृत के साथ दें, तो ये स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक होता है। या बोन्स रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, ऑस्टियोपोरोसिस है उसमें हम लोग तिक्तक शिर बस्ती देते हैं, या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, उन सब में हम लोग देते हैं। उसी तरह से शूल के प्रशमन के लिए आरोग्यवर्धिनी के साथ लाक्षादि गुकुल विष तिंदुक वटी का प्रयोग करें। अगर दीर्घकालीन अम्ल पित्त का अस्थि धातु पे परिणाम हो रहा है
तो मतलब कंटिन्यू बहुत सालों से एसिडिटी का प्रॉब्लम है, और उसको सप्रेस करने के लिए एंटासिड, पेंटाप्रेजोल, डोमपेरिडोन, रेनेटिडिन, मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर सारी दवाइयां दी जा रही हैं। तो दीर्घकालीन अम्ल पित्त है, जब सप्रेस होगा तो अस्थि धातु को खराब करेगा, है ना। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अस्थि धातु को खराब करेगा तो क्या सिम्टम्स क्या पाए जाएंगे, स्पॉन्डिलाइटिस, पार्श्वनिशूल, दंत विकृति, दांतों की खराबी दिखती है, दंत हर्ष। इसी तरह से अम्ल पित्तोद्भव होने से फिर ऐसे हम लोग क्या करें, जब ऐसे बार बार पित्त के वजह से ये हो रहा है स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह, एक व्याधि से दूसरी व्याधि हो रही है, ऐसा हिस्ट्री में मिल रहा है। पेशेंट ने बहुत सालों तक पेंटाप्रेजोल, एक तो पेन किलर खाए, पेन किलर का साइड इफेक्ट ना हो इसलिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर खाए बहुत सारे। तो इसमें हम लोग आरोग्यवर्धनी वटी है, जो तिक्त रसात्मक औषधि है, जो भृंगराज स्वरस के अनुपान से देना चाहिए या भृंग राजस्व के साथ देना चाहिए, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से नाखून की बीमारियां रहती हैं, या रोम के, या ऐसे जो अस्थि धातु के मलों के विकार जो होते हैं, नाखून टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, नाखून काले हो रहे हैं, नाखून खराब हो रहे हैं, इन सब में अस्थि धातु के मल के विकार में आरोग्यवर्धनी बहुत ज्यादा उपयोगी रहती है। इस तरह से आरोग्यवर्धनी चिप रोग, पुनक, इसमें पूरे संचित होकर जो शरीर भाव से कोथ समान प्रक्रिया शुरू हो जाए तो, या फिर फंगल इन्फेक्शन हो जाए, तो आरोग्यवर्धनी वटी को दिन में 3 बार देना चाहिए। शरीर क्लेद संचय के बिना यह जीवाणु संसर्ग नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं क्लेद की संचिति हो रही है, इसलिए फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। अब लोग क्या करते हैं, गीला अंडरवेयर पहनते हैं बारिश के सीजन में, तो पूरे साइड में जांघों में क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन, कहीं ना कहीं क्लेद तो सपोर्ट कर रहा है, या फिर बारिश का मॉइस्चर लग रहा है, तो फंगस दीवालों पे भी आ जाता है, फंगस जख्म पे लग जाता है, कहीं पर भी फंगस, फंगल इन्फेक्शन स्किन पे आ जाता है। तो क्लेद संचय के बिना यह फंगल इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता है, इसलिए आरोग्यवर्धनी वटी का प्रयोग करते हैं। सार्किट विभाजन अच्छा करके क्लेद को पूरा निकाल देती है, इसलिए बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से कुछ महिलाओं को हिर्सुटिज्म जो रहता है, होठों पे, हाथ पैरों में अधिक रोमोत्पत्ति पाई जाती है, ऐसे में मटन चिकन सूप देते हैं। अस्थि धातु वर्धक आहार अधिक मात्रा में लिया जाता है, और अस्थि धातु का पाचन में अत्यधिक मल निर्मित पर नियंत्रण लगाने हेतु आरोग्यवर्धनी वटी को दिन में 2 बार दें। मतलब क्या होता है कि जब वो रोमोत्पत्ति ज्यादा होती है ना, तो कुछ वैद्य लोग बोलते हैं कि चिकन सूप लीजिए रोमोत्पत्ति को, क्योंकि अस्थि धातु का मल क्या होता है, रोम रहते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए अस्थि धातु वर्धक आहार दिया जा रहा है, बोन पीस सूप वगैरह दिया जाता है, लेकिन उसको नियंत्रित होना चाहिए, मल निर्मित नियंत्रित होना चाहिए। तो अगर केवल हम लोग उस हिसाब से देखें तो, अगर अस्थि धातु का मल रोम है, उसको बैलेंस करना है, हिर्सुटिज्म को बैलेंस करना है, तो आरोग्यवर्धनी वटी को देंगे तो मल निर्मित कंट्रोल में आ जाएगी। और अम्ल तक्र लगाना चाहिए, खट्टा तक्र लगाएं तो जो बाल जो हैं वो गिर जाते हैं, काफी हद तक उपशय मिलता है। इसके बाद में आता है मज्जा धातु। मज्जा धातु पे आरोग्यवर्धनी वटी का कार्य, अंतरदाह जो रहता है, इंटरनल हीट जो रहता है, अंदर ही अंदर गर्मी लगना, यह मज्जा प्रदोषज विकार है। इसमें रोगी को अंदर ही अंदर दाह की प्रतीति होती है, और तापमान सामान्य रहता है, मतलब जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको हीट की फीलिंग होती है, अंतरदाह हो रहा है। तो ऐसा फिर बोलते हैं पित्त धरा कला ही मज्जा धरा कला है, यह पित्त धरा कला सह मज्जा धरा कला। पित्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण जो है वो मज्जा में जाकर रुक्षता उत्पन्न करते हैं, और नेत्रों में, त्वचा में, पुरुष में रहने वाली जो स्निग्धता है वो मज्जा का मल है। तो पित्त की वृद्धि हो जाती है तो नेत्र दाह होता है, त्वक दाह होता है, मलावरोध होता है। पित्त की वृद्धि होने से आंखों में बर्निंग हो रहा है, पूरा स्किन में बर्निंग हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो जो विमार्गर पित्त है उसको प्राकृत करके कोष्ठ में लाने के लिए आरोग्यवर्धनी का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। घृत के अनुपान से ही देना चाहिए। इसी तरह से मज्जा धातु के आश्रय से मानसिक विकृति होती है, यह पित्त धरकला से मज्जा धरकला। मज्जा धातु में अगर विकृति हो रही है मस्तिष्क में तो मानसिक विकृति होती है। साम दुर्गंधित मल प्रवृत्ति हो रही है तो ग्रहणी स्थित मल संचय निवारण करना बहुत जरूरी होता है। उसी तरह से अरुंशिका जो होती है, डैंड्रफ वगैरह होना, या फिर पर्व संधि पे होने वाले जो भी व्रण है, अपने जो हाथ के जो ज्वाइंट्स है,
फेलेंजेस और टार्सल ज्वाइंट्स हैं, उसमें जो व्रण की उत्पत्ति हो रही है वो मज्जा दुष्टिजन्य होते हैं, उसमें भी आरोग्यवर्धिनी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और भी पढ़ाना है लेकिन आज नहीं, आज ब्रेक लेते हैं, कंटिन्यू ज्यादा होगा तो ओवर हो जाएगा। बाकी और पढ़ाना है, शुक्र धातु पे काम क्या होता है, पुरुष पे काम क्या होता है, मूत्र पे क्या होता है, वो हम लोग कल करेंगे। अब आप लोग कुछ बताना चाहेंगे? आज मैंने जो जो बताया जी गुड इवनिंग सर, नमस्ते सर, मैं डॉक्टर माधुरी बोल रही हूँ। जी सर, आपने जो अभी बोला ना मज्जा धातु अंतरदाह में वो यूज, पर सर आप वो तो क्षारीय है, तो फिर वो और नहीं दाह बढ़ाएगा। अभी आपने बोला ना कार्य नहीं बोला मैंने, पित्त शार धर्मी बोला मैंने, पांच हाँ भौतिक के हिसाब से। चार धर्मी, तो फिर आपने बोला पित्ताचार्ज में नहीं यूज करे उसे, तो फिर इधर मज्जागत इसमें दाह बढ़ गया है, इतना उष्णता हीट है, तो वो और ये नहीं अनुपान, करेगा। अनुपान हम दूध दे रहे हैं, अनुपान हम जब दूध दे रहे हैं, जो पित्त जो है पित्त, आप वो क्षार धर्मिता छोड़िए, पित्त जो है वो विमार्गक हो गया है, अपना स्थान छोड़ के कहीं और जाके दाह कर रहा है, हाँ तो वो पित्त को बैलेंस कौन करेगा? आरोग्यवर्धनी करेगा ना, कुटकी है ताम्र भस्म में, यकृत का कार्य कौन अच्छा करेगा? तो आरोग्यवर्धनी करेगा। हम अति मात्रा में नहीं दे रहे, हम अनुपान को बैलेंस करके दे रहे, अनुपान के साथ बैलेंस करके दे रहे हैं दवाई को। तो अनुपान क्या होगा, क्या उशिरास वगैरह ऐसे देना पड़ेगा? नहीं, पड़ेगा तो अगर अंतरदाह है तो हम दूध के साथ देते हैं, घी के साथ देते हैं। अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ, ये शार धर्मी है, लेकिन हम इसको सौम्य बना के देते हैं। अब अगर ऐसे देखा जाए तो हमारा शंख भस्म है, वो भी शार है, लेकिन हम उसको नींबू स्वरस के भावना से पाक पुटपाक देते हैं, तो वो बैलेंस होता है। या फिर प्रवाल भस्म है, ये सब क्या है, शार तो है, लेकिन हम उसको सौम्य बना के तब देते हैं ना। वैसे आरोग्यवर्धनी शार धर्मीय है, गर्म है, लेकिन हम उसको दूध के साथ देते हैं, घी के साथ देते हैं, तो वो फिर हमारा एक्शन अच्छा कर देता है। अनुपान का वही रोल रहता है, वो व्हीकल होता है, उस दवाई को उस डायरेक्शन में मोड़ के हमको जैसा अपेक्षा है वैसा काम करता है। जी सर दूध में आरती, घोलते हैं क्या सर? मतलब जैसे दूध में घोलते हैं कि बस बाद में जैसे मुंह में डाला और फिर अच्छा उसको आप अभी एक काम करिए, आरोग्यवर्धनी को दूध में घोल के लीजिए और फिर मुझे बताइए कैसा लग रहा है। मैं अभी आपके पास है क्या आरोग्यवर्धनी? सर मैं आज लेके देखता हूँ सर, मैं आप जब लेके घर देखिए पे और जाता अभी बताइए कैसा लगता है। हूँ। जी सर। ठीक है, हाँ आरती मैम आप क्या बता रही हैं? हेलो सर, ये जो मैम ने पूछा, माधुरी मैम ने, ऐसे ही एक मेरा क्वेश्चन है सर। एक पेशेंट है, उनको जैसे मोशंस, लूज मोशंस बार बार आते हैं, बेसिकली उनको संग्रहणी है सर। उनका एलोपैथिक में आईबीएस डायग्नोज हुआ, और उनको सर स्किन का इशू भी है, जैसे उनका स्किन ब्लैक हो जाता है, वर्षा ऋतु में उनको छोटे छोटे रेडिश पैच आ जाते हैं, और ऐसे चुभन जैसे खारिश होने लगते हैं, और इंटरनल जैसे दाह जैसे लगता है। तो सर क्या इस केस में हम दूध के साथ दे सकते हैं, या कैसे देंगे इसको, मतलब आरोग्यवर्धनी? दूध तक्र के साथ दीजिए ना, आरोग्यवर्धनी का अनुपान तक्र होना चाहिए या तक्रारिष्ट। ठीक ठीक है वो सर। व्याधि के लिए कौन सा अनुपान श्रेष्ठ है? तो तक्र, संग्रहणी के लिए। ठीक है, मतलब उनका जो मेन व्याधि, मेजर व्याधि वही रहेगा, मतलब हम ये जो गौन है उसको मतलब उसके साथ उसे अनुपान से देंगे कि दोनों डिस्टर्ब ना हो। हाँ जी, थैंक यू सर। हाँ। सर ये वर्धनी उशिरासव किसे कौन सी कंडीशन में देते हैं सर? उसी रास्तों के मैंने बताया ना, जब बहुत ज्यादा पसीना आता है, हाथ पैर में पसीना आ रहा है, हाँ जी। हाँ, तो दाह प्रशमन गण में उशिर आता है। उशिर रास्तव अग्नि को भी बढ़ाएगा, अच्छा बैलेंस करेगा, और बैलेंस करेगा, और वो ठंडा है, मतलब उशिर जो है वो शीत वीर्यात्मक रहता है, तो अति श्वेत प्रवृत्ति में वो बैलेंस कर देता है आरोग्यवर्धनी। हाँ। आरोग्यवर्धनी वटी का मेन काम क्या है कि ये पित्त को निकालता है, एक्स्ट्रा पित्त को निकालता है। दूसरा, ये सार्किट विभाजन को अच्छा करता है। तीसरा, ग्रहणी गला, फिर पैंक्रियाज, फिर लीवर, और रक्तवह स्त्रोतस, रसवह स्त्रोतस, सर सारे स्त्रोतस को इसका अच्छा कर मतलब देता है। जो जैसे गॉल ब्लैडर में स्टोन है सर, उसमें तो ये बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि उसमें तो हमें वही जो बाइल है उसको रेचक का कार्य ही चाहिए। हमारा जो बराबर कुटकी है वो पित्त विरेचक का काम कर ही रहा है ना। बराबर। सर बिल्कुल। एसिडिटी में भी दे सकते सर? एसिडिटी में दूध के बिना अगर ऐसे देंगे तो एसिडिटी को बढ़ा देगा, शारदर्मी है। दूध के साथ दे सकते? दूध के साथ दे सकते हैं, लेकिन लेकिन ये एसिडिटी की मेन दवाई नहीं है। एसिडिटी को कम करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, जैसे कामदूधा, सुचेखर रस, प्रवाल पंचामृत, वो हाँ सारी दवाई देते हैं।
ये यकृत पे काम करता है मेन। हाँ और एसिडिटी में एसिड ऊपर आ रहा है, उसमें द्रव गुण से बढ़ जाता है, अम्ल धर्मीयता बढ़ती है, या क्षार धर्मीयता, उष्णता तीक्ष्णता बढ़ जाती है। दो कंडीशन रहते हैं। जब उष्णता तीक्ष्णता बढ़ गई है तो आरोग्यवर्धिनी वटी वहां पे नहीं देना चाहिए। जब द्रव गुण बढ़ गया है, तो द्रव गुण मतलब लिक्विड फॉर्म में बहुत ज्यादा ऊपर उछल उछल के आ रहा है पित्त, तब आरोग्यवर्धिनी देना चाहिए। और जब उष्णता तीक्ष्णता बढ़ी है तो प्रवाल पंचामृत देना चाहिए, या गैरिक देना चाहिए, लघु सूर्यशेखर देना चाहिए, शतावरी देना चाहिए, या रस पाचक रक्त पाचक देना चाहिए। जी सर, थैंक यू। एसिडिटी में आरोग्यवर्धिनी वटी ऐसे डायरेक्टली नहीं देते हैं, अगर यकृत का कार्य अच्छा करना है तब देते हैं हम लोग। मेन तो हम एसिडिटी की अलग दवाइयां देते हैं ना, कामदूधा देते हैं। जी सर। और बताइए आप लोग, आज का लेक्चर आप लोग को कुछ काम आ रहा है क्या? बहुत अच्छा लेक्चर है आज का तो। वेरी नाइस। जी 2 दिन का तो सुन नहीं पाए प्रोफेसर सर, आज सुना बहुत अच्छा लेक्चर है। मैं इसका पीडीएफ देने का कोशिश करता हूँ, तो पीडीएफ रहेगा तो आप लोग को और फायदा हो जाएगा। ठीक है, मैं आज के लेक्चर का तो पीडीएफ दे ही देता हूँ, अभी मैं निकाल के दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी लेक्चर समाप्त करता हूँ। प्रणाम सभी लोगों को, हम 8:15 पे फिर मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम।